गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। गद्य क्या है? छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य शब्द गद धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद्य का अर्थ होता है बोलना, बताना या कहना। ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की उपादेयता और महत्ता में वृद्धि होती जा रही है। किसी कवि या लेखक के हृदयगत भावों को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान गद्य वृद्धि का एक सफल साधन है। इसलिए इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, धर्म, दर्शन, विज्ञान आदि के क्षेत्र में ही नहीं अपितु नाटक, कथा साहित्य आदि में भी इसका एक छत्र प्रभाव स्थापित हो गया है। हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। भाषा की दृष्टि से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इन 8 बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम उपयोग हमें राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में मिलते हैं। हिंदी साहित्य के भाग। हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गद्य साहित्य तथा दूसरा है पद्य साहित्य अथवा जिसे काव्य साहित्य भी कहा जाता है। गद्य साहित्य वाक्यबद्ध विचारात्मक रचनाएं होती हैं। गद्य की भाषा प्राकृतिक एवं व्यवहारिक होती हैं। गद्य के विषय विचार प्रधान होती हैं। गद्य में लेखक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है। गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि सभी प्रायः सामान्य होते हैं। गद्य भावात्मक संदर्भों के स्थान पर उनके वस्तुनिष्ठ प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करता है। गद्य को निर्माणात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है, अर्थात ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें शब्द निर्माता के चारों ओर प्रयोग के लिए तैयार रहते हैं। गद्य की भाषा अधिक स्पष्ट, व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित होती है। उक्ति, वैचित्र्य और अलंकार की प्रवृत्ति भी गद्य की अपेक्षा काव्य में अधिक होती है। गद्य में विस्तार अधिक होने के कारण किसी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति रहती है। गद्य में यथार्थ, वस्तुपरक और तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है। विषय और परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का सही स्थान निर्धारण तथा वाक्यों की उचित योजना ही उत्तम होती है। यद्यपि वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली का परिनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप है, परंतु खड़ी बोली स्वयं अपने आप में कोई बोली नहीं है। इसका विकास कई क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय के फलस्वरूप हुआ है। विद्वानों ने इसके प्राचीन रूप पर आधारित तत्वों की खोज करने के बाद यह माना है कि खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ है। कुछ विद्वान इसको दक्षिणी एवं अवधी गद्य का सम्मिलित रूप भी मानते हैं। आज हिंदी गद्य का जो साहित्यिक रूप है उसमें कई क्षेत्रीय बोलियों का विकास दृष्टिगोचर होता है। गद्य वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना होती है। इसका लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल, सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है। वक्तव्य का पूर्ण, यथातथ्य और प्रभावोत्पादक संप्रेषण गद्यकार का प्रमुख दायित्व है। गद्य की भाषा प्रकृति व्यवहारिक होती है। वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल अनायास व्यक्त भी कर सकता है। गद्य में संवेदनशीलता की अपेक्षा बोधवृत्ति की प्रधानता रहती है। अतएव वर्णन, कथा, विचार, व्याख्या, अनुसंधान के लिए यह सर्वाधिक समर्थ उपयुक्त भाषा माध्यम है। भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं नाटक, कथा साहित्य आदि में भी इसका एक छत्र राज्य स्थापित हो चुका। पद्य साहित्य या काव्य साहित्य। छंद, ताल, लय, तुकबंदी से युक्त आलंकारिक रचना को पद्य साहित्य कहा जाता है। पद्य का अवतरण गद्य के बहुत पहले हुआ है। पद्य में कार्य की अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य, संप्रेषणीयता और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। पद्य में विशिष्टता होती है व एक कविता के रूप में नई सृष्टि होती है। काव्य में विषय वस्तु का वर्णन सूक्ष्म और संकेतात्मक होता है। गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है।
और उसका छंदोबद्ध रूप, जिसमें क्रमबद्ध ताल और लय की योजना के साथ रागात्मक मनोभावों की कलापूर्ण अभिव्यंजना उपस्थित की जाती है, पद्य या काव्य कहलाता है। हिंदी गद्य का स्वरूप। यद्यपि वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली का परिनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप है, परंतु खड़ी बोली कोई बोली नहीं है, यह कई बोलियों के समन्वय के फलस्वरूप विकसित हुआ है। विद्वानों ने इसके प्राचीन रूप पर आधारित तत्वों की खोज करने के बाद यह माना है कि खड़ी बोली का विकास मुख्यतः कई प्रकार के स्थानीय बोलियों के फलस्वरूप हुआ है, जिसमें ब्रजभाषा एवं राजस्थानी भाषा अति महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ विद्वान इसमें दक्षिणी और अवधी गद्य को भी सम्मिलित रूप से मानते हैं। आज हिंदी गद्य का जो साहित्यिक रूप है, उसमें कई क्षेत्रीय बोलियों का विकास दृष्टिगोचर होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरे के विचार स्वयं समझता है। भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों को दो प्रकार से व्यक्त कर सकता है, एक गद्य के माध्यम से, दूसरा पद्य के माध्यम से। गद्य वाक्यबद्ध विचारात्मक रचनाएं होती हैं जिन्हें आप गा नहीं सकते हैं। उनमें लय और रागात्मक मनोभावों की कमी होती है। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल, सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है। आज महाकाव्यों का युग नहीं रहा, उपन्यासों का युग है। भारतीय युग ने ही प्रभुत मात्रा में गद्य साहित्य पढ़ा लिखा जाने लगा। संप्रति हमारा साहित्य अधिकांशतः गद्य में ही लिखा जा रहा है। हिंदी गद्य का विकास। गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। इतिहास, दर्शन तथा विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग होता है, उसे गद्य की माध्यम स्थिति माना जा सकता है। साहित्य में जिस गद्य रूप का उपयोग होता है, उसे अभिव्यंजना, सौष्ठव आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। प्रेमचंद, प्रसाद और शुक्ला जी प्रायः सभी ने अपने अपने मनोजगत की सृष्टि के साथ ही अपनी अपनी भाषा शैली भी विकसित की है। भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से इसकी 3 कोटियाँ उपलब्ध हैं। पहला है इतिहास, जीवनी, यात्रा आदि के लिए वर्णनात्मक। दूसरा है विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन विधि आदि के लिए विवेचनात्मक। तीसरा है ललित निबंध, गद्य, गीत, नाटक आदि के लिए भावात्मक। हिंदी गद्य के आविर्भाव के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ 10वीं शताब्दी मानते हैं तो उनमें से बहुत 13वीं शताब्दी मानते हैं। 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हिंदी गद्य का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उस समय देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त होता हुआ पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहरों को आत्मसात कर रहा था। नए आधुनिक विचारों, नवीन शिक्षा पद्धति और नए वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ रहा था। अतः साहित्य में उनकी प्रतिध्वनि स्वाभाविक थी। इन नवीन परिस्थितियों के साथ ही शासन संबंधी आवश्यकताएं भी गद्य के नवीन माध्यम की मांग कर रही थीं। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी ब्रजभाषा में मिलते हैं। राजस्थानी गद्य हमें 10वीं शताब्दी के दान पात्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलता है। ब्रजभाषा के गद्य का सूत्रपात संवत 1400 विक्रमी संवत के आसपास हुआ। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों तथा भक्तों ने उसके विकास और संवर्धन में विशेष योग दिया। 17वीं शताब्दी तक लिखी गई जो रचनाएं उपलब्ध हैं, उनमें गोस्वामी विठल दास का श्रृंगार रस मंडन, गोकुलनाथ जी के द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, नाभाजी दास द्वारा अष्टायाम, वैकुंठमणि शुक्ल जी द्वारा रचित अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य महत्वपूर्ण हैं। लल्लू लाल कृत माधव विलास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्हीं के साथ साथ टीकाओं की परंपरा भी चलती रही। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ और फिर कुतुब शतक तथा स्वामी प्राणनाथ के ग्रंथों में होते हैं, परंतु उसका वास्तविक प्रादुर्भाव कई सौ वर्ष बाद
19वीं शताब्दी से ही माना जाता है, जब उसकी क्रमबद्ध परंपरा स्थापित हुई। 19वीं शताब्दी के कुछ पूर्व ही उस धारा के आगमन के संकेत हमें मिलने लगते हैं। ये आरंभिक प्रयोग 18वीं शताब्दी के मध्य और उत्तरार्ध में राम प्रसाद निरंजन कृत योग वशिष्ठ, दौलत राम कृत पद्म पुराण के भाषानुवाद, मथुरानाथ शुक्ल के रचित पंचांग दर्शन, मुंशी सदा सुखलाल के सुख सागर तथा ईसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल की प्रेम सागर व सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान आदि ग्रंथों में मिलता है। खड़ी बोली गद्य को एक साथ बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए अंतिम 4 लेखकों सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र को विशेष श्रेय दिया जाता है। इन चारों लेखकों का रचना काल सन 1803 ईस्वी के आसपास ही ठहरता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में 2 जाने माने लेखक सामने आए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद सन 1823 से सन 1895 तक हिंदी गद्य का अरबी फारसी मिश्रित रूप इस समाज में प्रतिष्ठित करना चाहते थे, जिनके विरुद्ध राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृत गर्भित हिंदी गद्य को प्रश्रय दिया। उन्होंने उर्दू अंग्रेजी के दैनिक व्यवहार में प्रचलित शब्दों तक को अपनी भाषा से दूर रखा। इनके अलावा जो दूसरे लेखक थे वे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से लेकर के 1885, जिनका उदय हुआ। इन्होंने अपनी अनोखी प्रतिभा और महान व्यक्तित्व से तत्कालिक समाज को अद्भुत रूप से प्रभावित किया। उन्होंने पूर्ववर्ती लेखकों की एकांगिता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। उन्होंने संस्कृत के सरल शब्दों को लेने के साथ साथ सर्वसाधारण में प्रचलित विदेशी शब्दों को भी ग्रहण किया। तद्भव और देशज शब्द। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समकालीन कुछ महत्वपूर्ण लेखक इस प्रकार हैं। श्री निवास दास 1851 से लेकर के 1887 ईस्वी तक, बालकृष्ण भट्ट 1844 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक, राधा कृष्ण दास 1865 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक, कार्तिक प्रसाद खत्री 1851 ईस्वी से 1904 ईस्वी तक, राधाचरण गोस्वामी 1850 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक, जिनका हिंदी गद्य साहित्य में बहुत ही विशेष योगदान रहा। हिंदी गद्य के विकास के विभिन्न सोपानों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है पूर्व भारतेंदु युग, जिसको प्राचीन युग भी कहा जाता है, 13वीं सदी से लेकर के 1868 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा है भारतेंदु युग, जिसे नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। वह 1868 ईस्वी से 19वीं ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा है द्विवेदी युग, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा है। यह 19वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक माना जाता है। चौथा है शुक्ल युग, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर पड़ा, जिसे छायावादी युग भी कहा जाता है। वह 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद पाँचवा है शुक्लोत्तर युग, यानी कि छायावादोत्तर युग, 1938 ईस्वी से अब तक माना जाता है। 19वीं सदी से पहले का हिंदी गद्य। पूर्व भारतेंदु युग। खड़ी बोली हिंदी में गद्य का विकास 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इस विकास में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कॉलेज के 2 विद्वानों लल्लू लाल जी तथा सदल मिश्र ने गिलक्राइस्ट के निर्देशन में क्रमशः प्रेम सागर तथा नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तकें तैयार की। इसी समय सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा मुंशी ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। इन सभी ग्रंथों की भाषा में उस समय प्रयोग में आने वाली खड़ी बोली को स्थान मिला। ये सभी कृतियां सन 1803 ईस्वी में रची गई थीं। आधुनिक खड़ी बोली के गद्य के विकास में विभिन्न धर्मों की परिचयात्मक पुस्तकों का खूब सहयोग रहा, जिसमें ईसाई धर्म का भी योगदान रहा। बंगाल के राजा राम मोहन राय ने
1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसके बाद उन्होंने 1829 में बंगदूत नामक पत्र हिंदी में निकाला। इसके पहले ही 1826 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड कलकत्ता से निकाला। इसी समय गुजराती भाषा आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में निकाला। इस प्रकार से हिंदी दिनों दिन उन्नति होती रही। दूसरा है भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु हरिश्चंद्र युग माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका निकाली। साथ ही अनेकों नाटकों की रचना की। उनके प्रसिद्ध नाटक हैं चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। ये नाटक रंगमंच पर भी बहुत लोकप्रिय हुए। इस काल में निबंध नाटक, उपन्यास तथा कहानियों की रचना हुई। इस काल के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकी नंदन खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें से अधिकांश लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। श्री निवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। कुछ विद्वान श्रद्धाराम फुलौरी के उपन्यास भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति आदि इस युग के प्रमुख उपन्यास हैं। ये उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए कि इनको पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। इस युग की कहानियों में शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना महत्वपूर्ण है। बालदेव अग्रहरि की सन 1887 ईस्वी में प्रकाशित नाट्य पुस्तक सुलोचना सती में सुलोचना की कथा के साथ आधुनिक कथा को भी स्थान दिया गया है, जिसमें संपादकों और देश सुधारकों पर बहुत ही बेहतरीन व्यंग्य किया गया है। कई नाटकों में मुख्य कथानक ही यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं। बलदेव अग्रहरि की सुलोचना सती में भिन्न तुकांत छंद का आग्रह भी दिखाई देता है। तीसरा है द्विवेदी युग। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का अच्छा विकास हुआ। भारतीय युग के बाद 20वीं शताब्दी में हिंदी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सर्वाधिक स्तुत्य कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। इंडियन प्रेस प्रयाग से सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके यशस्वी संपादक थे। इस पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने भाषा के परिमार्जन का अभूतपूर्व कार्य संपन्न किया। द्विवेदी युग के प्रवर्तक भी इसीलिए इन्हें ही कहा जाता है। इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। इनके निबंध गंभीर, ललित एवं विचारात्मक हैं। किशोरीलाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता है। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। द्विवेदी युग में द्विवेदी जी के अतिरिक्त माधव मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, पदम सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी आदि लेखकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पत्र पत्रिकाओं में सरस्वती के अतिरिक्त नागरी प्रचारणी पत्रिका, इंदु, माधुरी, मर्यादा,
सुधा, जागरण, हंस, प्रभा, क्रमवीर, विशाल भारत आदि ने हिंदी साहित्य के सर्वतोमुखी विकास में बहुत बड़ी भूमिका प्रस्तुत की। अन्य कहानियों में बंग महिला की दुलाई वाली, शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय, प्रसाद जी की ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था महत्वपूर्ण हैं। समालोचना के क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा उल्लेखनीय है। हरिऔध, शिवनंदन सहाय तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा कुछ नाटक लिखे गए। इस युग ने कई संपादकों को जन्म दिया। पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने आधा दर्जन से अधिक पत्रों का संपादन किया। शिवपूजन सहाय उनके युग शिष्यों में शुमार हुए। इस युग में हिंदी आलोचना को एक दिशा मिली। इस युग ने हिंदी के विकास की नींव रखी। यह कई मायनों में नई मान्यताओं की स्थापना करने वाला युग रहा। चौथा है आपका शुक्ल युग, जिसे छायावादी युग भी कहा जाता है, जो कि 1919 से 1938 ईस्वी तक रहा। गद्य के विकास में इस युग का विशेष महत्व है। पंडित रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक ने निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में गंभीर लेखन किया। उन्होंने मनोविकारों पर हिंदी में पहली बार निबंध लेखन किया। साहित्य समीक्षा से संबंधित निबंधों की भी रचना की। उनके निबंधों में भाव और विचार अर्थात बुद्धि और हृदय दोनों का समन्वय है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया उनका इतिहास आज भी अपनी सार्थकता बनाए हुए है। सन 1919 से 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग नाम दिया गया। इस युग को छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग आदि नामों से भी जाना जाता है। सन 1919 ईस्वी में पंजाब के जलियांवाला बाग कांड ने राष्ट्रीय चेतना को और दृढ़ता प्रदान की। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों में बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, राहुल सांस्कृत्यायन, वियोगिहरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद, शांतिप्रिय द्विवेदी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग की सीमा में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गए। वह चित्रण प्रधान, लाक्षणिक, अलंकृत और कवित्वपूर्ण हो गए। उसमें अनुभूति की सघनता और भावों की तरलता है। उनकी प्रकृति अंतर्मुखी हो गई। राय कृष्णदास, वियोगिहरि, डॉक्टर रघुवीर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी, बेचन शर्मा उग्र, शिवपूजन सहाय आदि गद्य लेखकों ने छायावादी गद्य साहित्य को समृद्ध किया। शुक्ल जी के जायसी, तुलसीदास और सूरदास पर लिखी गई उनकी आलोचनाओं ने भावी आलोचकों का मार्गदर्शन किया। इस काल के अन्य निबंधकारों में जैनेन्द्र कुमार जैन, सियाराम षडगुप्त, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद आदि उल्लेखनीय हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने क्रांति ही कर डाली। सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन एवं गोदान आदि उपन्यासों की रचना की। उनकी 300 से अधिक कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में तथा गुप्त धन के 2 भागों में संग्रहित हैं। पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा तथा ईदगाह आदि उनकी कहानियाँ बहुत लोकप्रिय हुईं। इस युग के अंतर्गत नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का है। उनके नाटकों में देश के प्राचीन गौरव के चित्र हैं और उनमें संस्कृत और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के रंग पर्याप्त गहरे हैं। चरित्र चित्रण, कथोपकथन व उद्देश्य की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों की महत्ता असंदिग्ध है। प्रसाद के परवर्ती नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत व उपेंद्र नाथ अस्क के नाम उल्लेखनीय हैं। समालोचना और इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विराट योगदान के पश्चात आलोचना क्षेत्र में नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा एवं इतिहास लेखन के लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर बासड़े, डॉक्टर मोहन अवस्थी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।
इस काल के अन्य कथाकारों में विशंभर शर्मा कौशिक, बृंदालाल वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ अस्क, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का विशेष स्थान है। इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास और कल्पना तथा भारतीय और पाश्चात्य नाट्य पद्धतियों का समन्वय हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर आदि इस काल के उल्लेखनीय नाटककार हैं। पाँचवां है शुक्लोत्तर युग, 1938 से अब तक। इसे छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है। इस काल में गद्य का चहुमुखी विकास हुआ। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार अज्ञेय, यशपाल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र रामवृक्ष बेनीपुरी तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि ने विचारात्मक निबंधों की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ नारायण राय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, विवेकी राय ने ललित निबंधों की रचना की है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी तथा के.पी. सक्सेना के व्यंग आज के जीवन की विद्वत्ताओं के उद्घाटन में सफल हुई हैं। ज्ञानेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, रागेय, राघव और भगवती चरण वर्मा ने उल्लेखनीय उपन्यासों की रचना की। नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, अमृत राय तथा राही मासूम रजा ने लोकप्रिय आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्त आदि ने आधुनिक भावबोध वाले अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की हैं। अमरकांत, निर्मल वर्मा तथा ज्ञान रंजन आदि भी नए कथा साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। प्रसादोत्तर नाटकों के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर के नाम उल्लेखनीय हैं। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा बनारसी दास चतुर्वेदी आदि ने संस्मरण, रेखा चित्र व जीवनी आदि की रचना की है। शुक्ल जी के बाद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा तथा नामवर सिंह ने हिंदी समालोचना को समृद्ध किया। आज गद्य की अनेक नई विधाओं जैसे यात्रा, वृत्तांत, रिपोर्ताज, रेडियो रूपक, आलेख आदि में विपुल साहित्य की रचना हो रही है और गद्य की विधाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। सन 1936 ईस्वी के बाद देश की स्थिति में तेज़ी से परिवर्तन हुआ और हम कल्पना के लोक से उतरकर ठोस जमीन पर आने की चेष्टा करने लगे थे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित लेखकों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को महत्व देना आरंभ किया था। छायावादी युग के कई लेखक नई भूमि पर पदार्पण कर नवीन युग चेतना के अनुसार साहित्य रचना में प्रवृत्त हुए। फलस्वरूप 1938 ईस्वी के बाद के साहित्य को छायावादोत्तर युग कहा जाता है। इस युग में साहित्यकारों की दो पीढ़ियां साहित्य रचना में प्रवृत्त हैं। एक पीढ़ी उन साहित्यकारों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से लिखते आ रहे थे और उसके बाद भी सक्रिय रहे। दूसरी पीढ़ी उन लेखकों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साहित्य सृजन में प्रवृत्त हुए। पहली पीढ़ी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल उपेंद्रनाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र अज्ञेय, नगेंद्र रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय आदि गद्य लेखक हैं। दूसरी पीढ़ी में विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई,
फणीश्वर नाथ रेणु, कुबेर नाथ राय, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में मानवतावादी दृष्टिकोण के सशक्त प्रतिपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। यात्रा संबंधी निबंधकारों में राहुल सांस्कृत्यायन और देवेंद्र सत्यार्थी के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रभाकर माचवे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, दिनकर आदि ने भी इस क्षेत्र में कार्य किया। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम संस्मरणात्मक निबंधकारों में अग्रगण्य है। हिंदी में इधर उधर कुछ उत्कृष्ट साहित्यिक जीवन चरित्र और आत्मकथाएं प्रकाशित हुईं। इनमें अमृत राय की कलम का सिपाही और डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना उत्कृष्ट कृतियां हैं। आत्मकथाओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा के बाद पांडेय बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर और बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं व नीड़ का निर्माण आदि कृतियां लोकप्रिय हुई हैं। इस युग के कहानीकारों में अज्ञेय, ज्ञानेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर आदि हैं। उपन्यासकारों में यशपाल, राहुल सांस्कृत्यायन, नागार्जुन, रांगे, राघव, अस्क, धर्मवीर भारती, फणेश्वर नाथ रेणु आदि का नाम इस युग के अंतर्गत लिया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अस्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगे, राघव तथा वृंदावनलाल वर्मा इस युग के ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को अपने नाटकों का विषय बनाया। विभिन्न विधाओं के लेखक एवं उनकी कृति। लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी कृति है चिंतामणि जिसकी विधा है निबंध। दूसरे हैं गुलाब राय, इनकी कृति है ठलुआ क्लब जिसकी विधा है निबंध। तीसरे लेखक हैं प्रेमचंद, जिनकी कृति है गबन जिसकी विधा है उपन्यास। फोर्थ हैं लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री, इनकी कृति है आत्मदाह और इनकी विधा है उपन्यास। पांचवें लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी कृति है पुरस्कार जिनकी विधा है कहानी। छठवें लेखक हैं प्रेमचंद, इनकी कृति है पंच परमेश्वर और विधा है कहानी। सातवें हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी कृति है चंद्रगुप्त और विधा है नाटक। अगले हैं हरिकृष्ण, जिनका कृति है प्रेमी प्रतिशोध और विधा है नाटक। अगले लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी कृति है कल्पलता, विधा है निबंध। अगले लेखक हैं ज्ञानेन्द्र कुमार, इनकी कृति है जड़ की बात, विधा है निबंध। लेखक अगले हैं यशपाल, कृति है झूठा सच, विधा है उपन्यास। भगवती चरण वर्मा, कृति है भूले बिसरे चित्र, विधा है उपन्यास। इलाचंद्र जोशी, इनकी कृति है आहुति जिसकी विधा है कहानी। राजेंद्र यादव, जिनकी कृति है प्रतीक्षा और विधा है कहानी। उपेंद्र नाथ अस्क, जिनकी कृति है जय पराजय और इसकी विधा है नाटक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियो। इस तरह से हिंदी के नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।